वेलकम टू दी साइंस चैनल, जो मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली साइंस के लिए लेके आई हूँ ताकि हम हर एक एग्जाम के इंडिया के साइंस एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकें। और साइंस का मतलब बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक से रिलेटेड रहेगा। आज का सेशन अगेन आपके ग्रुप डी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। जैसे जैसे पैटर्न ग्रुप डी का एग्जाम में शिफ्ट होता चला जाएगा या आता चला जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आपके जो सेशंस हैं वो आते चले जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अगर कोई रासायनिक प्रक्रिया हो रही है तो वहां पे अगर हमने हाइड्रोजन को ऐड करा तो वो आपका हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में अगर A जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यानी कि A के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो A ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और B जो है अगर ऑक्सीजन को दे रहा है तो वो रिड्यूस हुआ। यहाँ पे अपने को याद रखना है कि हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल भी होता है, बल्कि ऑक्सीजन के रिमूवल का भी मतलब हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन के एडिशन का भी मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। तो ये जो प्रक्रिया है मेरी क्या कही जाएगी? ये रिडक्शन की प्रक्रिया कही जाएगी। और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कही जाएगी? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कही जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे भोजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हमारा भोजन होता है पर से ग्लूकोज जो होता है, और उसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं ना, वो किस मात्रा में, या ये जो वेस्ट मटेरियल है ये किस फॉर्म में परिवहन करते हैं या परिसंचरण करते हैं। तो याद रखना है कि जितना भी खाना आपने अवशोषित किया, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें से निकला, या जो भी गैसेस का आप एक्सचेंज कर रहे हो, ऑक्सीजन का और CO2 का, वो सारा का सारा आपके खून के माध्यम से, आपके रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों से या तो लिया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, जैसे CO2 खून को दी जाती है, ऑक्सीजन खून से लिया जाता है, ग्लूकोज खून को दिया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट पदार्थ खून में डाले जाते हैं ताकि वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकले। इसके लिए हमारा रक्त इनका परिसंचरण करता है, ब्लड इसको परिसंचरण करता है, लेकिन ब्लड का कौन सा हिस्सा? ब्लड का प्लाज्मा वाला हिस्सा, यानी कि इसका द्रव वाला भाग। कौन सा भाग? द्रव वाला। जो द्रव वाला भाग होता है ये लिक्विड पार्ट इसका कहा जाता है, और इसकी परसेंटेज कितनी होती है? 55% इसको पाया जाता है। ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, इनकी मात्रा होती है 45, और ये तीनों मिला के कहे जाते हैं सॉलिड या ठोस या कॉर्पसल्स या कणिकाओं के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको डायरेक्टली और क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, सूर्योदय के समय हमारा सूर्य जो है वो लाल रंग का नजर आता है। उसका रीजन क्या है? सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, दोनों ही समय में अगर आसमान का रंग लाल नजर आ रहा है, अगर जो है वो समुद्र का रंग नीला नजर आ रहा है, जो आकाश है उसका रंग नीला नजर आ रहा है, ब्रह्मांड का रंग काला नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो फिनोमेना है ना वो क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का बिखराव। ठीक है, और इसमें अपने को याद रखते हैं कि अगर हम प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रिज्म में जब हम कलर्स की बात करते हैं तो जो व्हाइट कलर है वो 7 अलग अलग रंगों में टूटता है, जिसको हम विबग्योर का नाम देते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, ये जो कलर केमिस्ट्री है ना, ये हमको अलग तरीके से नजर आती है, जो अन्य जानवर होते हैं उनको अलग तरीके से नजर आती है। एक मधुमक्खी को जब वो फूलों से पॉलन ग्रेन्स या शहद निकाल रही होती है, नेक्टर निकाल रही होती है, तो उसको ना फूलों के ऊपर एक इन्फ्लोरेसेंस कह सकते हैं, या स्मेल जैसा दिखाई देता है कि किस फूल में कौन सा पॉलन जो है वो जर्मिनेट कर गया है या पॉलन है उसमें। तो हमारी दुनिया ना बाकी सारे जानवरों की दुनिया से अलग है। ठीक है, हमको यही कलर दिखाई देते हैं, लेकिन जानवरों को बहुत ज्यादा रंग दिखाई देते हैं। जैसे श्रिम्प को 14 अलग अलग रंग दिखाई देता है, जबकि हमको 7। नाउ पर्पस ये बताने का कि जो विबग्योर होता है, इसमें अगर हम इंडिगो या वॉयलेट की तरफ आते हैं तो ये आपको याद रखना है कि ये सबसे कम स्कैटर होंगे। ठीक है, ये सबसे कम बिखरेंगे, सबसे कम। हम यहाँ पे विबग्योर की बात कर रहे हैं। नीला रंग जो होता है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जैसे मैंने बोला उल्टा याद रखना है। इंडिगो कलर या ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा शो करता है। ठीक है, स्कैटरिंग क्या करता है? सबसे ज्यादा बिखराव जो है वो सबसे ज्यादा कौन से रंग का होता है?
नीले रंग का बिखराव सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए नीले रंग को कभी भी, जब हमारी जो रेड लाइट होता है, जो सिग्नल्स होते हैं ना, उसमें नीले रंग को कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो लाल रंग होता है ना, उसकी स्कैटरिंग या उसका बिखराव क्या होता है, उसका बिखराव सबसे कम होता है। हालांकि लाल रंग की एनर्जी कम होती है। फोटोसिंथेसिस में हमारा लाल रंग यूज होता है, जबकि अगर नीले रंग से फोटोसिंथेसिस की जाती तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है और पेड़ों को कम मेहनत करनी पड़ती। लेकिन नीला रंग जब तक धरती पे पेड़ों तक पहुंच पाता है वो बिखर जाता है, जबकि लाल रंग जो है वो सीधा पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो पॉइंट याद रखना है कि हमारे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमारे जो आकाश का रंग है वो लाल हो जाता है, जबकि जनरली बाकी पूरा टाइम आकाश का रंग नीला होता है। समुद्र का रंग भी नीला होता है, उसका फिनोमिना स्कैटरिंग है। नीला रंग जो है वो सबसे ज्यादा फैलता है, ज्यादा स्कैटर्ड करता है विबग्योर में, और लाल रंग सबसे कम फैलता है। ये पूरा फिनोमिना याद करिए, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आपका पूरा टॉपिक आता है, इसको कवर करना है आपको, ठीक है। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? इसको होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसमें एक पैटर्न फॉलो होगा, जैसे आपको यहाँ पे 3 ये नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ पैटर्न फॉलो करिए, कुछ पैटर्न देखिए जहां पे आपको नजर आ जाएगा कि बाकी की जो, जैसे CnH4, ठीक है, जैसे ये वाला है CN4N करके हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, या CN ट्वाइस या CNN स्क्वायर होता है। जैसे आपने ये फॉर्मूले पढ़े, एल्कीन एल्काइन एल्काइन एल्कीन के फॉर्मूले क्या होते हैं, जैसे CnH2n +2, ठीक है, CnH2n +-2, ठीक है, या CnH2n, ठीक है। इसी में हम CnH2n +1 भी कर सकते हैं या CnH2n -1 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या ऐड कर रहे हो या क्या डिलीट कर रहे हो, ठीक है। एल्कीन एल्काइन और एल्केन के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके कुछ इसी तरीके से निकाले जाते हैं। अब इस पूरी सीरीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डबल नहीं है, 2 या 6 नहीं है, 1 का 4 नहीं हो रहा है, और 3 का यहाँ पे 3 2 6 नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे मतलब द पॉइंट इज कि ये जो है ना वो एग्जैक्टली डबल है, बाकी सारे डबल नहीं है। जैसे CH4 है ना, ये क्या हो गया, CnH2n +2, यही फॉर्मूला हुआ ये, राइट। अब मैं इसमें बढ़ा दूं, यहाँ पे मैं C2H2n प्लस में 2 कर दूं, ठीक है। तो n का नंबर मेरा यहाँ पे 2 है, तो 2 की जगह मैं यहाँ पे n लगा देती हूँ, n की जगह 2 लगा देती हूँ, +2 हो गया, H हो गया और C2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 और 2 प्लस क्या हो जाएगा 6, तो दूसरा क्या बनेगा C2H6, CH4 C2H6। अब इसी फॉर्मूले में अगर हमें C3 लगाना है तो C3H2n की जगह मैंने 3 लगा दिया और प्लस में हो गया 2, तो C3H 3 दूनी 6 और 2 8, C3H8। ये तीनों जो है वो एक सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं, जबकि ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए C4H 2 × n प्लस में 2, यानी कि C4 यहाँ पे 4 लगेगा तो 4 दूनी 8 हो गया और प्लस में 2 यानी कि 10। तो C4H10 होता तो ये सेम सीरीज को बिलोंग करता, अभी नहीं कर रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, डी। इसको फॉर्मूले के हिसाब से करिएगा, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है, और आएगा 100% ये क्वेश्चन आप लोग के आगे भी एग्जाम में रिपीट करेगा, थोड़े बहुत यहाँ पे नंबर्स चेंज करके, तो इसको कैलकुलेट करके पूरा आंसर करिएगा, जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं करना, ठीक है। C4H8 आंसर करिए। समूह 14 का इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? जब भी आप ना S ब्लॉक जो यहाँ पे है आपके ग्रुप नंबर 1 2, उसके बाद जब आप P ब्लॉक में आते हो जो कि बोरॉन से शुरू हो रहा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये जो आपकी पूरी फैमिली है, ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे फ्लोरीन लिख लेते हैं, फ्लोरीन के बाद नियॉन लिख लेते हैं, यही है पूरा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इस पूरी फैमिली में ये जो पूरा P ब्लॉक है, इसमें आप ये देखोगे कि बोरॉन से शुरू होके कुछ आपके क्या है, मेटलॉइड हैं, जो कि 7 बोले जाते हैं, 7 मेटलॉइड है। ये आपसे पूछ रहे हैं ग्रुप नंबर 14, यानी कि कार्बन की फैमिली में कौन सा इनमें से मेटलॉइड है, तो कौन सा एक उपधातु है, मेटलॉइड है। ये SN10 हो गया, जर्मेनियम, कार्बन और लेड। अब इसमें से क्या रहेगा, कार्बन जो है वो कार्बन फैमिली में कार्बन और सिलिकॉन,
ये कार्बन और सिलिकॉन क्या कहे जाते हैं, आपके नॉन मेटल कहे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जर्मेनियम जो है वो आपका मेटलॉइड है, यहाँ पे आंसर जर्मेनियम ही होगा, अब तक सारे के सारे समझ गए होंगे। और लेड जो है वो क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है। ये ऑड वन आउट टाइप क्वेश्चन है, इसमें आंसर थोड़ा सा आपको ध्यान से देना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन के साथ इनजस्टिफिकेशन नहीं करिएगा। पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको लर्न करके ही जानी है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें पूरा मैं आपको बता ही देती हूँ, इसको पूरे को देख लीजिए। हम आते हैं ग्रुप नंबर 14 की तरफ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN मतलब आपका टिन, फिर PB लेड हो गया, और फ्लूरोबियम, ठीक है। इसमें से कार्बन जो है ये क्या है, ये है आपका नॉन मेटल, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है आपके मेटलॉइड, यानी कि अर्ध धातु या उपधातु कहा जाता है इनको। और टिन, लेड और फ्लूरोबियम ये क्या है, मेटल है। ऐसा ही क्वेश्चन एक कल की क्लास में भी किया था, इसमें आपका यहाँ से पोलोनियम से लेके क्वेश्चन था। अब याद रखना है, देखो बोरॉन ग्रुप 13, सिलिकॉन जर्मेनियम 14, एस्टेंटाइन और एंटीमनी ये आपका ग्रुप नंबर 15, ठीक है। टेल्यूरियम और पोलोनियम ये ग्रुप नंबर 16 के अंदर, ये जो है वो आपके मेटलॉइड हैं, वो अर्ध धातु हैं, उपधातु कह लीजिए, अर्ध धातु कह लीजिए। ये जो है ऊपर की तरफ ये नॉन मेटल है, नीचे जो हरे आपको नजर आ रहे हैं ये मेटल है। तो इसको आपको ग्रुप वाइज लर्न करना पड़ेगा, ये पूरा लर्न करिएगा। कार्बन नॉन मेटल हो गया, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड हो गए, टिन और लेड क्या हो गया, मेटल हो गया। समझ आ गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आपको फिगर दी है A और B दिख रही है आप लोग को फिगर आराम से, शो स्क्लेरेनकाइमा फाउंड इन प्लांट, ठीक है। व्हाई आर दियर स्ट्रक्चर डिफरेंट, जो आपके अब ये दोनों ही स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है, ये A और B दोनों स्क्लेरेनकाइमा है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग क्यों नजर आ रहे हैं। अगर हमने NCERT को बहुत ध्यान से पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मात्र 1 मिनट का खेल होता, ठीक है। याद रखिए कि जो आपका A वाला पॉइंट है, A जो है वो आपका ट्रांसवर्स सेक्शन कहा जा रहा है, और B जो है वो आपका लॉन्गिट्यूड सेक्शन है। ये ट्रांसवर्स है और ये लंबा लंबा है, ठीक है, बस इतना डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। स्क्लेरेनकाइमा पेड़ों में जो टफनेस के लिए पाया जाता है। लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज रिसीव्ड पैरेलल बाय कनकेव मिरर, वेयर इज द लाइट सोर्स लोकेटेड। लाइट सोर्स अगर पैरेलली जो है वो यहाँ पे किसी कनकेव मिरर में लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, लाइट सोर्स का आपको लोकेशन बताना है, और पैरेलली जो है वो मिल रही है कनकेव मिरर पे, तो आपकी लाइट कहाँ पे लोकेटेड होगी, फोकस पे लोकेटेड होगी, ठीक है। पैरेलल कनकेव मिरर पे है, यानी कि लाइट हमेशा फोकस पे होना है। पैरेलल मतलब फोकस, ऐसे लर्न कर लीजिए। मछलियों में रक्त परिसंचरण के कथन में कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत लिखी हुई है, ब्लड सर्कुलेशन इन फिशेज या पाइसेस, गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे, ब्लड गलत बतानी है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल गोज ओनली टू द गिल्स, ब्लड फ्रॉम द गिल्स इज सेंट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं आपको, बढ़िया। A और B इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। D वाला ऑप्शन देखते हैं, ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल गोज ओनली टू द गिल्स, ठीक है। अब ये दोनों स्टेटमेंट तो आपके सेम से ही लग रहे हैं। शरीर से रक्त अलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ पे होगा ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी गोज ओनली टू द ऑरिकल, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी गोज ओनली टू द ऑरिकल, हिंदी में, ठीक है। अ 2 चैम्बर्ड हार्ट हैज डबल सर्कुलेशन। अब अगर आपको ये 3 ऑप्शन नहीं भी समझ आ रहे हैं, मैं ये मानती हूँ, खुदा के वास्ते आपको ये 3 ऑप्शन समझ नहीं भी आ रहे होंगे, लेकिन आपको C वाला ऑप्शन अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये आप 50,000 दफे सुन चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि मछली के अंदर जो हृदय होता है वो डबल चैम्बर होता है, ऑरिकल और वेंट्रिकल, और अगर 2 ही चैम्बर हैं तो डबल सर्कुलेशन पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए C ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। Why is the melting point of carbon compound is lower than आयनिक। आयनिक बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, पहले तो आप ये याद रख लीजिए, आयनिक बॉन्ड हमेशा कार्बन बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कार्बन का हमेशा क्या होगा, आयनिक कंपाउंड से कम होगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है,
ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड, भाई कोवेलेंट में आयनिक बॉन्ड क्यों होगा? ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, या फिर यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल इज लेस, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल इज लेस, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, और तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और चौथा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कोवेलेंट में देखो यहाँ पे आंसर आपको कोवेलेंट के रेफरेंस में देना है। डी ऑप्शन आपका आयनिक बॉन्ड के लिए ठीक है, लेकिन कोवेलेंट के लिए नहीं। याद रखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसलिए कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है या चिलेटिंग बॉन्ड है वो शेयरिंग बॉन्ड होता है, और वो इजीली टूट जाता है जब टेम्परेचर में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, याद रखना है। विच स्टेटमेंट अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट करेक्ट, मतलब ये पेपर जिन्होंने भी दिया होगा उनकी हालत सही में काफी मुश्किल पेपर होगा उनके लिए। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस गोइंग डाउन अ ग्रुप, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो नीचे जाते जाते बढ़ जाता है, घट जाता है, depends only on the nuclear charge, increases going from left to right in a periodic table, it acts on the valence shell electron, right, इसमें ये याद रखना है गलत लिखा हुआ है, नॉट है, डिपेंड्स ओनली ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, कभी भी न्यूक्लियस का चार्ज सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स या बैलेंस शेल्स कितने हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको जो होल्ड करके रखना है ना वो चीज यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन, ओनली वर्ड वैसे भी आता है जहाँ पे तो आपका प्रोबेबिलिटी गलत होने के बढ़ जाते हैं, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है और तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापमान पर आधारित है? जूल के तापमान या जूल्स हीटिंग लॉ की बात अगर करें हैं तो फॉर्मूला कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा? फॉर्मूला H इज इक्वल टू IR² × T होगा। जितनी भी हमारी इमर्शन रॉड होती हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस होते हैं, आयरन रॉड्स होती हैं, टोस्टर्स होते हैं, हीटर्स होते हैं, ये सब के सब आपके हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, जूल हीटिंग इफेक्ट पे। H इज इक्वल टू I² × R × T, ठीक है। तो आपकी रॉड्स, अवन्स, हीटर्स, प्रेसेस, ये जितने भी होते हैं वो सब आपके जूल्स इफेक्ट पे काम करता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्यू टू द पॉलिशिंग इज टुवर्ड्स द स्फेरिकल सेंटर इन कनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्यू टू पॉलिशिंग इज टुवर्ड्स द स्फेरिकल सेंटर इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ने आपने बाहर पॉलिश कर दिया है, ठीक है। कर्वेचर टुवर्ड्स, अपोजिट टू, टुवर्ड्स, यहाँ पे डिप्रेशन के लिए बात करें ना, तो एक तो प्रिंसिपल के या जो कर्वेचर है उसके अपोजिट का है, तो अपोजिट के दो ऑप्शन है। डिप्रेशन अकर्स, तो डिप्रेशन ये वाले की बात करें, कनकेव, केव बन जाता है ना, तो डिप्रेशन वाला पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, बी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर होगा। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, ये मिरर वाला कॉन्सेप्ट पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मिरर, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारा एक बार ना हेड पूरा अच्छे से पूरा उसको वो जो आपकी पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, कनकेव है तो किधर पेंट किया है, कन्वेक्स है तो किधर पेंट किया है, एल्यूमिनियम का या सिल्वर का पेंट किया जाता है, फोकस कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे लाइट कब और किस मिरर पे पड़ रही है और कौन सी फोकस से दूर जा रही है, ये सब, ठीक है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH बाय क्लोर एल्कलाई प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शिफ्ट टुवर्ड्स द कैथोड। कैथोड की तरफ कौन जाएंगे? पॉजिटिव जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी साइंस की उस ब्रांच को कहते हैं जो कि रॉक्स जो होती हैं, पत्थर जो बहुत सालों पहले दबे हुए थे, उनकी जो ओरिजिन है, स्ट्रक्चर है, उसको हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, पत्थरों की पढ़ाई करना ना। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक से मैग्नेट में कन्वर्ट होती है, राइट। इन अ वाटर पंप डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो वाटर पंप जो होता है उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है। पहले आप स्विच ऑन करते हो, पंप चलती है, वो पानी के प्रेशर को उठाती है, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी आई,
फिर मैकेनिकल हुआ। अब जैसे जनरेटर है, जनरेटर में क्या आता है, पहले मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी से जनरेटर से मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी, और आपका ये जो पंप वगैरह होते हैं या घर की जो मोटर होती है, सबमर्सिबल होती हैं, ये सब पहले आप उन्हें बिजली दोगे, वो पंप चालू होगा, फिर वो प्रेशर से अपना काम करेगा, तो मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? लाइसोसोम। ओहो, यहाँ पे सुसाइडल बैग्स किसको बोलते हैं? लाइसोसोम करके याद रखिए, लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल? इनमें से बायोडिग्रेडेबल का सही स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है? तो केपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोडिग्रेडेशन में क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको यूज किया जाता है और वो इनको डिकम्पोज करता है। इफ द करंट इज डबल्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, देन आई को आपने क्या कर दिया? डबल कर दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी को क्या कर दिया आपने? आधा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो अगर मान लीजिए कि पहले v इज इक्वल टू आई इंटू आर, फॉर्मूला होता है हमारा, v को हमने आधा कर दिया, करंट को हमने डबल कर दिया, इंटू आर कर दिया, है ना। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? v अपॉन में 2 इंटू आई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4 आई हो गया। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस बिकम 1/4, 2 दूनी 4 हो गया। तो 1/4 यहाँ पे 1/4 v अपॉन में आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस विल बिकम 1/4। बी जो है वो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हाफ, 1/4 या 4 टाइम्स और डबल। तो आपको बी ऑप्शन करके याद रखिए। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अवे फ्रॉम द रूट? रूट से मटीरियल या जो खनिज लवण होते हैं उनको कौन लेके जाता है? जाइलम। जाइलम के सेल्स क्या है? वेसल्स, ट्रैकीड, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। जिसमें से वेसल एंड ट्रैकीड्स और पैरेन्काइमा ये क्या होते हैं? आपके लिविंग सेल होते हैं, ठीक है। डेड नहीं होते हैं, लिविंग सेल होते हैं, सॉरी डेड सेल्स होते हैं। खाली फाइबर जो है वो आपका लिविंग सेल है, बाकी सारे आपके यहाँ पे डेड सेल कहलाते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन या परागण के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित है? यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे इतनी अच्छी चीज है कि पीछे आपको क्वेश्चन जूल्स इफेक्ट में हीटिंग दिया है और यहाँ पे आपको हीटिंग इफेक्ट करके जूल लॉ का फॉर्मूला पूछा है, जो कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। तो कभी कभी आपके ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं और आप बहुत ही ज्यादा लकी है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक आधी मिल ही जाते हैं। द वर्क डन इज 0 इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क आपका कहा जाएगा 0 अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट है 0, ठीक है। पावर फोर्स लगी नहीं रहा है ना, फोर्स की तो यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से किसका घनत्व कम है और गलनांक भी कम है? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सोडियम, आयरन, कॉपर और गोल्ड, तो इसमें कॉपर और गोल्ड का तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगी, आयरन की भी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑड वन आउट कर दीजिए। सोडियम याद रखिए, सोडियम जल्दी जलता है और सोडियम सॉफ्ट होता है। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 30 तक के आपको द्रव्यमान आपको लर्न करने हैं। जिंक तक के आपको सारे एटॉमिक मास लर्न करने हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रैंडमली पूछा जाएगा, ठीक है। लेट्स मीट टुमारो अगेन विद 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको कल वापस से 25 क्वेश्चन कराऊंगी और आपको ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ने। किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं कोई कमी लगे, कोई एरर लगे, किसी भी तरह से आपको लगे कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, या जैसे मैं आपको हर दिन बोलती हूँ यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ आपको डिटेल में पढ़नी है तो वो टॉपिक आप नीचे यहाँ पे
लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा याद रखना है कि प्लांट्स में भी एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है वो डेड टिश्यू होता है, और जाइलम के जितने भी टिश्यूज होते हैं वो डेड टिश्यूज होते हैं एक्सेप्ट पैरेनकाइमा। फाइबर, वेसल, ट्रैकीड ये डेड होते हैं। जबकि अगर हम प्लांट में फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में सीव सेल और कंपेनियन सेल आपके लिविंग सेल कहे जाते हैं, ठीक है। सो एक बार रिवाइज कर लीजिए और जहाँ पे भी लगे वो आप चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं, और यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो आपको डाउटफुल लगता है। थैंक यू सो मच।